हेलो गाइस, ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 है। वैसे तो उस पार्ट 1 में ही हमने सारा कंप्लीट करना था, बट उसमें वो वीडियो क्या है कि वो जल्दी बंद हो गया था, तो फिर इसलिए इसका पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। सो इसके अंदर जो पार्ट 1 था उसमें हमने मीन फ्री पाथ को देख लिया था पूरा। अब इसमें हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना की थोड़ी सी डेफिनेशन भी होगी थी, और उसका हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम वाला पोर्शन देख रहे थे लास्ट में। ठीक है, तो उसी को अपने कंटिन्यू करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक को। सो गाइस, हमने इसमें क्या करना है, इसमें कुछ सबसे पहले हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने विस्कोसिटी के बारे में मैंने तुम्हें बता चुकी थी। हम एजम्पशंस पे आ गए थे कि इसमें क्या हम एजम्पशंस लेकर चलते हैं। तो इसमें अब उन्होंने माना कि हमारे पास फ्लूइड की दो लेयर हैं। एक लेयर एक लेयर की वेलोसिटी v है, दूसरे की वेलोसिटी v प्लस डी वी है, और इन दोनों लेयर्स का एरिया सेम है, एंड इनके बीच में जो गैप है वो डी वाई का गैप है। तो इसके अंदर जो विस्कस जो फोर्स है वो जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो विस्कस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो वी गेट अ कांस्टेंट विच इज़ नीटा ए डी वी बाय डी वाई, where neta is the coefficient of viscosity, a is a cross sectional area, dv by dy is a velocity gradient. So ये एक्सप्रेशन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसको हमने डिराइव कैसे करना है। तो उसमें हम इस एक्सप्रेशन का यूज़, हमें नीटा को डिराइव करना है, तो इसको डिराइव करने का जो मेथड रहेगा या डेरिवेशन है उसको अपने को देखना है। तो देखें, expression for the coefficient of viscosity on the basis of kTg. So let a gas flow over a fixed horizontal surface OX. The velocity of a gas contact of OX is 0. तो हमने वो पूरा डायग्राम बना रखा है ना, उसको देखते हैं। तो देखिए उसमें हमने क्या करा, एक ये वाला ग्राफ देखे, इसमें हमने एक ओ एक्स लेयर एज्यूम कर ली जो कि फिक्स है, चल नहीं रही है, एंड सबसे नीचे वाली लेयर है, मतलब एक्स वाई एक्सिस में अपने पहले तो बात कर रहे हैं, हमने बात कर रहे हैं एक्स वाई एक्सिस के अंदर। इसमें एक ओ एक्स लेयर मानी जो फिक्स है, जीरो वेलोसिटी है, और इसके ऊपर जैसे जैसे अपने जाते जाते हैं लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती रहती है। फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड में सरफेस पे जो लेयर होती है वो तेज़ चलती है, फिर उसके नीचे जाने पर वेलोसिटियाँ कम होती है, तो वैसे आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, सो ये डायग्राम बार बार हम यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या करा ना, इसके बाद हमने जो ओ एक्स लेयर से वाई डिस्टेंस की हाइट पर एक लेयर ए बी मानी जिसकी वेलोसिटी वी थी। ओके, फिर हमने ए बी लेयर से लैम्डा गैप के ऊपर सी डी एंड ई एफ टू लेयर्स मानी जिसकी वेलोसिटी देखो ऊपर जो होगी लेयर उसकी ज़्यादा होने वाली है और नीचे वाली की कम होगी। हम देख रहे हैं ना, हाइट पे जाने से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हमें पता चल रहा है इसके अंदर से। और इनके बीच में गैप सेम रखा है लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ का गैप रखा है, मतलब कि ए बी और सी डी के बीच में और मॉलिक्यूल ही नहीं है, क्योंकि मीन फ्री पाथ तो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना कोलिजन से पहले जो वो ट्रैवल करते हैं, तो वो चीज़ है। तो इसके बीच में और पार्टिकल नहीं है लेयर्स के बीच में, और इनका जो एरिया है वो हम सेम मान के चल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मान के चल रहे हैं। तो ये सारी अजम्पशंस क्लियर। अब हम निकालेंगे कि जो सी डी लेयर है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और जो ई एफ लेयर है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको यहीं पे ही देख लेते हैं। जो सी डी लेयर है इसकी वेलोसिटी होगी, तो इसके बीच वाले की वेलोसिटी वी है, और वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करिए तो वेलोसिटी का ग्रेडियंट हो गया डी वी बाई डी वाई, और ये इस फैक्टर से ज़्यादा होगी, है ना, ए बी से इतना ज़्यादा होगी, तो सी डी की वेलोसिटी हो जाएगी वी प्लस लैम्डा डी वी अपॉन डी वाई, एंड ई एफ की वेलोसिटी कम होगी, कितनी कम होगी, वी माइनस लैम्डा डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से अपने इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सी डी लेयर एंड वेलोसिटी ऑफ ई एफ लेयर। तो आगे इसी चीज़ को हमने क्लियर करा हुआ है। ये देख, यू कैन सी let dv by dv is a velocity gradient, velocity of the gas in layer cd v plus lambda dv by dy, और ef की हमने यहाँ पे लिख ली v माइनस लैम्डा dv अपॉन dy। ओके,
तो अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट सी बार इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस। तो केटीजी के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग गैस सभी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी एक्स वाई जेड तीनों में होगी। लेकिन अपने बात ही जब एक ही प्लेन में कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस में कर रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सी बार बाई थ्री हो जाएगी, है ना। सी एन सी बार बाई थ्री, देखो एन सी से दी, एन सी बार से उसकी टोटल वेलोसिटी दी जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवरेज स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पूरी गैस की वेलोसिटी आएगी ना, तो इतना होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें तो वो एन सी बार बाई थ्री हो जाएगा, वो पूरा मतलब वाई डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्लस वाई ले लूँ तो उस कंडीशन में इसका हाफ हो जाएगा, तो एन सी बार बाई सिक्स आएगा, एन सी बार बाई सिक्स आएगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आने वाली दो डेरिवेशन में भी ना यूज़ होने वाला है। ओके, सो देखिए एन सी बार जो एन सी बार बाई सिक्स आ गया हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की। अब अपने को हमारा टॉपिक क्या है, हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो यूज़ होगा ना ऑब्वियसली। क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने ऊपर डिफाइन करी है, सी डी लेयर और ई एफ लेयर के लिए अलग मोमेंटम, सी डी के लिए अलग मोमेंटम, ई एफ के लिए अलग मोमेंटम। सो यहाँ पे अपने देखें तो विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो सी डी लेयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ए बी की कम होगी। तो डाउनवर्ड मोमेंटम कैरिड बाय द मॉलिक्यूल फ्रॉम लेयर सी डी क्रॉसिंग लेयर ए बी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखो हम मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रख रहे हैं, मतलब हम एरिया की वैल्यू वन रख रहे हैं एंड टाइम भी यूनिट रख रहे हैं। तो कैलकुलेट हम मोमेंटम कर रहे हैं लेकिन वन यूनिट टाइम के अंदर एंड एरिया भी वन रख रहे हैं। मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। मास हो जाएगा यहाँ पे एम एन इंटू सिक्स सी बार। स्पीड ये वाला चीज़ हमारे पास मास के अंदर आएगी। मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड एन सी बार बाय सिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे स्पीड हो जाएगी वी प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये सी डी के लिए। ऐसे सेम अगर ई एफ के लिए अगर अपने करते हैं तो ई एफ के लिए अगर हम करने जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एन बाई सिक्स सी बार एंड वी माइनस लैम्डा डी वी बाई डी वाई हो जाएगा इसमें। ओके, फिर अपने क्या करते हैं, नेट मोमेंटम निकालना है। तो नेट मोमेंटम इसमें अपने माइनस करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऊपर जो सी डी लेयर है इसका मोमेंटम ज़्यादा है और जो ई एफ लेयर है उसका मोमेंटम कम है, और वैसे भी इसमें अपोज कर रहा है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे अपोज जो ए बी लेयर है उसको ये अपोज करने की कोशिश कर रहा है। जो यहाँ पे सी डी लेयर की वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, ये इसके सपोर्ट में है, लेकिन जो ई एफ लेयर है वो ए बी लेयर का अपोज कर रही है। तो इसका मोमेंटम इस तरफ होगा और इसका इस तरफ, तो अपोजिट हो रहा है ना, तो इसलिए हमें इनको माइनस कर रहे हैं। तो यू कैन सी हमने इनको माइनस करा है। अब एम एन सी बार बाई सिक्स तो कॉमन ले लिया, एम एन सी बार बाई सिक्स कॉमन, तो अंदर हमारे पास बचा वी प्लस लैम्डा डी वी अपॉन डी वाई माइनस वी प्लस, सारा सॉर्ट आउट करने के बाद ना ये वाला चीज़ हमारे पास आ जाएगा, वन बाई थ्री एम एन सी बार लैम्डा डी वी अपॉन डी वाई। ओके, नाउ न्यूटन के सेकंड लॉ से तुम्हें पता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है। तो हमने रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही निकाला ना, हमने क्या निकाला, मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो रेट ऑफ चेंज ही होगी। तो हम इस एक्सप्रेशन को फोर्स के इक्वल लिख सकते हैं, तो लिख दिया। और हमने ऊपर डिफाइन करा था कि फोर्स इक्वल टू नीटा इंटू ए डी वी बाई डी वाई होता है। इन दोनों को कंपेयर करा तो नीटा की जब एरिया वन रख दो, यहाँ पे यूनिट एरिया के लिए कर रहे हैं, तो एफ इक्वल टू नीटा डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से नीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन बाई थ्री एम एन सी इंटू लेमडा। तो वन बाई थ्री एम एन सी इंटू लेमडा वैल्यू हमारे पास आ जाने वाली है। तो यू कैन सी वन बाई थ्री एम एन सी इंटू लेमडा। एंड जो एम एन है इसको तुम रो लिख सकते हो, रो इज़ द डेंसिटी विच इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम वन यूनिट हो तो रो इक्वल टू एम हो जाएगा, एम इज़ अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से दे सकते हैं। तो नीटा इक्वल टू वन बाई थ्री रो सी बार इंटू लेमडा, दिस इज़ द मेन फॉर्मूला।
एंड यू नो कि जो एवरेज स्पीड होती है वो जो टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। सो जो नीटा है वो भी टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस भी हमने नीटा की निकाल ली। अब इसके बाद अपने देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन गैसेस। सो यू कैन सी कि जो गैसेस की जो लेयर्स होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। भाई एनवायरनमेंट में जो गैस होती है वह एटमॉस्फेयर में उनका भी तो टेम्परेचर अलग अलग ही होता है। नीचे वाली जो एयर होती है उसका कम होता है और ऊपर वाली जो लेयर है वो सन के ज़्यादा पास है तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऐसे एयर फ्लो करती है, मतलब गर्म हवा नीचे की तरफ आती है और ठंडी ऊपर की तरफ जाती है, तो ऐसे करके फ्लो होता रहता है ना एयर का। तो वही कंसेप्ट है कि जो एयर है वो लेयर्स की फॉर्म में है और हर लेयर का टेम्परेचर अलग अलग है। और यहाँ पे फिर हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ यहाँ पे हीट का फ्लो होता है। इसमें भी हम एजम्पशंस लेके चलें, दो लेयर कंसीडर करें, नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर टी, ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर टी प्लस डी टी, एंड गैप हो जाता है हमारे पास डी वाई का, एंड एरिया दोनों लेयर्स का सेम है। तो इसमें जो हमारे पास जो इसकी एनर्जी हो जाएगी, जो एनर्जी का जो थर्मल एनर्जी का जो फ्लो होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी टी बाई डी वाई के। तो एनर्जी इक्वल आ जाएगी हमारे पास के इंटू ए डी टी बाई डी वाई। के हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, के हमारे पास हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने, और डी टी बाई डी वाई टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी टेम्परेचर में डिस्टेंस के साथ क्या क्या वेरिएशन आते हैं। अब हम थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए, जिसमें हमने जैसे विस्कोसिटी वाले में हमने माना था ना कि नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी फिक्स है, ऐसे ही हम यहाँ पे एक ओ एक्स लेयर मान रहे हैं जो कि जिसका जो टेम्परेचर है वो जीरो है, और इसके ऊपर जैसे जैसे हमने जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है। फिर हम एक ए बी लेयर मानते हैं जिसका टेम्परेचर टी है, और इसे लैम्डा डिस्टेंस पे हम एक सी डी और ई एफ लेयर मानते हैं। सी डी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ई एफ का कम होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, डी टी बाई डी वाई इसमें चेंज होगा, एंड कितना चेंज आएगा सी डी में, सी डी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टी प्लस लिखेंगे, कितना लिखेंगे, लैम्डा डी टी अपॉन डी वाई लिखेंगे। और ई एफ का कम होगा तो ई वाई जो ई एफ का हो जाएगा टी माइनस लैम्डा डी टी अपॉन डी वाई हो जाएगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे यही चीज़ आगे हमने लिख रखी है। यू कैन सी हेयर टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन सी डी लेयर टी प्लस लैम्डा डी टी बाई डी वाई, और ई एफ के अंदर टी माइनस लैम्डा डी टी बाई डी वाई। देखो के टी जी के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड, सो एन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन पर यूनिट वॉल्यूम, then number of molecule moving along y axis it will be n c by 3, एंड प्लस y एक्सिस या माइनस y एक्सिस में n c बार बाय 6 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द लेयर ए बी डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इज एन सी बार बाय 6। तो सी डी लेयर के लिए हमने इसको निकाला, तो सी डी लेयर के लिए हमें थर्मल एनर्जी निकालनी है। तो थर्मल एनर्जी के लिए ना तुम्हें सी वी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हीट कैपेसिटी का 1/m डी क्यू बाय डी टी होता है, और तुम्हें थर्मल एनर्जी यानी क्यू चाहिए तो वो हो जाएगा सी वी इंटू एम डी टी। तो इससे आया है। तो यहाँ पे m यानी मास ऑफ मॉलिक्यूल की जगह m एन सी बार बाय 6 लेना पड़ेगा, एंड सी वी की जगह सी वी, एंड डी टी की जगह, यानी अगर आप क्या कर रहे हैं सी डी लेयर का अगर कर रहे हैं तो टी प्लस लैम्डा डी टी बाय डी वाई का एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, यू कैन सी। एंड अगर ई एफ ए बी से ई एफ में हीट का फ्लो होगा, है ना, तो उस कंडीशन में एक्सप्रेशन ये हो जाएगा एम एन सी बार बाय 6 सी वी एंड टी माइनस लैम्डा डी टी बाय डी वाई हो जाएगा एक्सप्रेशन यहाँ पे। एंड फिर हम नेट निकालते हैं तो फिर माइनस करना होता है, अगेन जो कॉमन आ रहा है वो पार्ट कॉमन ले लो एंड सोल्व करो। सोल्व करने के बाद हमारे पास एनर्जी इस फॉर्म में आ जाएगी 1/3 रो सी बार इंटू सी वी लैम्डा डी टी अपॉन डी वाई। तो हमने ऊपर जो एक्सप्रेशन निकाला E इक्वल टू के इंटू ए डी टी बाई डी वाई कंपेयर करा, तो के हमारे पास हो जाएगा 1/3 रो सी बार सी वी इंटू लैम्डा। तो ये हमारे पास हो जाता है एक्सप्रेशन। सी बार देखो क्या होता है, वो अंडर रूट में टी के प्रोपोर्शनल होता है। मीन फ्री पाथ अभी अपने निकाल के आए थे ना, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
तो यहाँ पे जो k है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट टी इंटू टी के, विच इज़ k प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। तो हमने इसकी टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंस है वो कैलकुलेट कर ली अच्छे तरीके से, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती हैं। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मास को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मास को कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मास का एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑब्टेन द कोफिशिएंट ऑफ, इसमें ना क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि ऑब्टेन द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी। मतलब इसमें तुम्हें डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें भी वही एजम्पशन है कि गैस जो है वो पैरेलल लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करती है और हर लेयर की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। मतलब सारी लेयर्स की कंसंट्रेशन तुमको सेम नहीं मिलेगी, अलग अलग कंसंट्रेशन मिलेगी, ठीक है। सो इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा कि गैस में भी अज्यूम्ड consist of large number of parallel layers, each layer having a different concentration. Such cases of gas molecule will move from the high concentration to the low concentration. So this phenomena is called diffusion. तो मॉलिक्यूल भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उसको डिफ्यूज़न बोल दिया। अब इसमें भी अगेन जैसे कि उन सभी में अपने कुछ एजम्पशंस मानी ना, तो सेम एजम्पशन अपने यहाँ पर मान के चलेंगे। ओके, तो हमने 2 लेयर मानी, नीचे वाले पे मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाते हैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड ऊपर वाली जो लेयर है उस पर मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाते हैं एन प्लस डी एन। ओके, सो इस तरह से हमने, और इनके बीच में जो गैप होता है, इन जो लेयर्स के बीच में बेसिकली जो गैप हो जाएगा वो कितना होगा, लेट्स सी। वेट, सो एक लेयर मानी जिसपे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन थे, और दूसरी लेयर पे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एन प्लस डी एन, एंड इनके एरिया इनका सेम है और इनके बीच में गैप हमने डी वाई का ले लिया। तो यहाँ पे हमने देखा इफ़ कंसीडर टू पैरेलल गैस लेयर्स मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन हैविंग एन एंड एन प्लस डी एन, तो नंबर, तो जो मॉलिक्यूल्स जो फ्लो कर रहे हैं, डिफ्यूजन में फ्लो ही करते हैं ना मॉलिक्यूल, तो वो किस तरह से गिवन, वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डी एन बाई डी वाई। ये हमारे पास उसके जो मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन होता है वो दिखा रहा है। एट एन इक्वल टू डी एन अपॉन डी वाई, ये कैपिटल जो डी आया वो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन हो गया, एंड डी एन अपॉन डी वाई ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर कंसनट्रेशन विद टाइम, यानी टाइम के साथ जो मॉलिकुलर कंसनट्रेशन में जो चेंज हुआ है उसको हमने दिया। नेक्स्ट वी हैव, अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी। तो यू कैन सी अगेन अ डायग्राम, जैसा कि हर डायग्राम में हम कर रहे थे, 2 डायग्राम हमने ऑलरेडी करे, तो उसमें हम एक एक्स वाई एक्सिस में ही अजम्पशंस लेते हैं, एंड ओ एक्स में हम एक लेयर मानते हैं जिसमें कंसंट्रेशन 0 है, और ऊपर जाते हैं जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाते हैं तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। देन अगेन हमने एक ए बी लेयर मानी जिसकी, जो कि ओ एक्स लेयर से वाई डिस्टेंस पे स्थित है, एंड फिर हमने सी डी और ई एफ 2 लेयर्स और एज्यूम कर ली जो कि ए बी लेयर से लैम्डा डिस्टेंस पे हैं, एंड जो सी डी लेयर की जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन ऑफ द सी डी लेयर इज़ एन प्लस लैम्डा डी एन बाई डी वाई, क्योंकि सी डी की ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो सी डी लेयर की कंसंट्रेशन एन प्लस लैम्डा डी एन अपॉन डी वाई हो जाएगा, एंड ई एफ लेयर की कंसंट्रेशन विल बी एन माइनस लैम्डा डी एन अपॉन डी वाई, यू कैन सी। अब इसके बाद वही के टी जी का पोस्टुलेट जिसमें हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, हम जस्ट फाइनल एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो इसमें जो होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब उनकी वेलोसिटी जाके सी बार होती है। ओके, लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तब उनकी वेलोसिटी क्या होगी, 3 से डिवाइड कर दो सी बार बाय 3। बट इफ़ आई से कि ओनली एक प्लस वाई डायरेक्शन में अपने को बात करनी है, तो फिर उस कंडीशनिंग में तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, यानी सी बार बाय 6 हो जाएगा, तो वो चीज़ हो जाता है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी नंबर ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है ना, तो इसमें हमें देखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
from the layer CD crossing layer AB downward direction. So per unit area per unit time. So this will be यहाँ पे उनकी velocity एंड कंसनट्रेशन, वेलोसिटी को उसकी कंसनट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें। फिर अगर ई एफ का देखेंगे तो फिर एन माइनस लैम्डा डी एन अपॉन डी वाई कर देंगे। फिर नेट निकालना है, दोनों को माइनस करेंगे, नेट फ्लो निकालना है तो माइनस करना होगा लाइक दिस। एंड फिर सॉल्व के होने के बाद ये एक्सप्रेशन आता है, एन बार इक्वल टू 1/3 सी बार इंटू लैम्डा डी एन अपॉन डी वाई हो जाएगा हमारे पास। एंड जो ऊपर हम जो एक्सप्रेशन निकाल के आए थे वो हमने लिखा, तो वहाँ से कंपेयर करा इन दोनों को, तो डी हमारे पास आ गया 1/3 सी बार इंटू लैम्डा, तो ये आ जाता है। और सी बार अंडर रूट में टी के प्रोपोर्शनल होता है, सो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न हो जाएगा वो भी सी बार के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया सारा जो भी हमें निकालना था। अब हमें ना इन तीनों में रिलेशन देखना है, तो रिलेशन के लिए फॉर्मूला लिखें सबसे पहले। तो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न जो कि हमने अभी निकाला 1/3 सी बार इंटू रो हो गया। नीटा का कोफिशिएंट 1/3 एम इंटू एन सी बार इंटू रो नहीं, यहाँ पे लैम्डा, एंड इधर भी एम एन की जगह हम रो लिखेंगे, रो सी बार इंटू लैम्डा। एंड यहाँ पे के यानी थर्मल कोफिशिएंट का थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट हमने निकाला था 1/3 रो इंटू सी वी सी बार लैम्डा। सो दिस, सो यू सी कि 1/3 सी बार लैम्डा की जगह यू कैन पुट डी, तो नीटा इक्वल टू रो इंटू डी। एंड हेयर 1/3 रो सी लैम्डा की जगह you can put neta, so k will be rho into cv into neta, so k will be cv into neta, so in this way you can also find the relation between them। सो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर जो 1 था यूनिट 5 का वो कंप्लीट हो चुका है। 2 वीडियोस के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है, विच इज़ फर्स्ट वीडियो इज़ अराउंड 17 मिनट्स एंड ये वाली 20 मिनट है, तो 37 मिनट का टोटल ये चैप्टर है, जिसमें से 5 मार्क आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो इसको अच्छे से आपको करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर।